लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन से लगने वाली सरहद पर चीन के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत चर्चा होती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वायुसेना के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल सूरज सिंह जी हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद के हालात देखें, दोनों ही सरहद पर जो स्थिति है उसको खासतौर से उत्तर पूर्व में जहां पर आपकी जिम्मेदारी है, चीन का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उसके मुकाबले में हमारी क्या प्रोग्रेस है? हमारी प्रोग्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की करीब 15 साल पहले शुरू हुई थी और खासकर से पिछले 10 सालों में इसमें बहुत तरक्की हुई है। और अगर अभी आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खासकर से इंडियन एयरफोर्स के लिए हमारी ऑपरेटिंग सरफेस जैसे रनवे, टैक्सी ट्रैक, टारमैग, ये सब का डेवलपमेंट, हार्डन्ड एयरक्राफ्ट शेल्टर का डेवलपमेंट, सन शेल्टर्स का डेवलपमेंट, operation from ALGs, operations from all civil airports, इन सब को मद्देनजर रखते हुए भारतीय वायुसेना ने इस पे काफ़ी काम किया है। और आज स्थिति ये है कि हमारे 9 ALG अरुणाचल प्रदेश में जो कि बहुत क्रिटिकल हैं मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए चाइना की तरफ से, उनमें ऑपरेशंस दिन में और रात में हेलीकॉप्टर से, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से और फाइटर से, इन सब की क्षमता में अभी बढ़ोतरी है। और ये ऑलमोस्ट हर ALG से हम फाइटर ऑपरेशंस अंडरटेक कर सकते हैं। ये काफ़ी, और डे और नाइट, सो ये जो क्षमता है ये हमें बहुत कैपेबिलिटी एनहांसमेंट प्रदान करेगी, खासकर से ऑपरेशंस विद नॉर्दर्न फ्रंट। अभी भी ये माना जाता है कि चीन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमसे आगे है। उसको मैचअप करने के लिए हमारी क्या तैयारी है? चीन का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है खासकर से एयर ऑपरेशंस के लिए, वो बहुत लिमिटेड था। पर उन्होंने पिछले 2008 और 10 के समय में अगर आप देखें तो 3 से 4 एयरपोर्ट उनके जो है बहुत एक्टिव थे। लेकिन 15 और 18 के बीच में ये करीब 6 से 8 के हो गए हैं और 2030 तक ये 12 से 14 के बीच में होगा। लेकिन हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से काफ़ी सुदृढ़ था। हमारे एयरपोर्ट्स काफ़ी स्प्रेड आउट हैं। हमारे एयरपोर्ट्स की कैपेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू फाइटर ऑपरेशंस बहुत अच्छी है। और अभी पिछले 5 साल में जो हार्डन शेल्टर्स का है और ऑपरेटिंग सरफेसेस का है उसमें और तरक्की हुई है और ALG के आने से हमारी क्षमता और बढ़ गई है। साथ ही साथ जो हाईवे और रनवे, इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड जिसको बोलते हैं, उसमें भी फिलहाल 4 हमारे ईस्टर्न एयर कमांड के AOR में 1 बन चुका है, ऑपरेशनल है, 1 महीने में ऑपरेशनल हो जाएगा और 2 पे अभी काम चल रहा है। इसके अलावा भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट से और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन सब के साथ संपर्क में हैं ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर से जो ड्यूअल पर्पस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें और तरक्की हो और आने वाले समय में हमारी क्षमता में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। सर, हाल में प्रधानमंत्री ने जो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक तीनों फोर्सेस को ज्वाइंटनेस को लेकर एक नारा जय का दिया, उसको आप डिस्क्राइब करके हमारे दर्शकों किस तरह से बताएंगे, किस तरह से तीनों सेनाओं में ज्वाइंटनेस बढ़ेगी? ये नारा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अभी कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में दिया, जय का नारा, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और जय का मतलब है ज्वाइंटमैनशिप, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन। और इन तीनों फ्रंट पे भारतीय वायुसेना बड़ी तेजी से काम कर रही है। ज्वाइंटनेस के चक्कर में अगर आप देखें तो भारतीय वायुसेना ने करीब 1970 के दशक से ज्वाइंट आर्किटेक्चर और ज्वाइंट ऑफिसेस नेवी में, इंडियन नेवी में और इंडियन आर्मी में इनका शुरुआत किया था। और हमारे हर आर्मी के कमांड हेडक्वार्टर में एडवांस हेडक्वार्टर होता है जो बहुत क्लोज लाइज करता है इंडियन आर्मी से, ताकि हमारी जो प्लान्स हैं और आर्मी की जो प्लान्स हैं वो सब एक साथ मिलकर बने और एक साथ मिलकर उनका एग्जीक्यूशन हो। तो हमारी ज्वाइंटमैनशिप जो है वो पूरी तरह से काम करती है उसमें। इसके साथ ही कोर हेडक्वार्टर पे हमारे टैक्टिकल एयर सेंटर्स होते हैं
और उसके नीचे फिर डिवीजन लेवल पे जैडसी जॉइंट एयर डिफेंस सेंटर भी होती है। तो हर लेवल पे ये जॉइंट मेंस का इंटीग्रेशन हमारा भारतीय वायुसेना का है। और इसी तरह नेवी के साथ भी हमारे मैरीटाइम एयर ऑपरेशन सेंटर है बॉम्बे में, और हमारा मीफ मैरीटाइम एलिमेंट ऑफ एयरफोर्स वो ईस्टर्न नेवल कमांड में है। तो नेवी के साथ भी हमारे अधिकारी और हमारे वायु सैनिक वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे एयर ऑपरेशंस की है वो उनको देते हैं, और उनसे पूरे नेवल ऑपरेशंस की इन्फॉर्मेशन हमारे फॉर्मेशंस कमांड हेडक्वार्टर को देते हैं। और साथ ही साथ अभी हाल ही में जो IACCS नोड जो बनी है, जो कि एक बहुत ही सुदृढ़, सक्षम और सटीक समाधान है एयर डिफेंस कंट्रोल के लिए। इसमें भी वेपन कंट्रोल सिस्टम जो अभी जितने भी मिसाइल सिस्टम हैं, रडार्स हैं, उनका कंट्रोल IACCS नोड में रहेगा। और ये भी एक जॉइंट सर्विसेज की पहल है। आकाश तीर का इंटीग्रेशन ईस्टर्न एयर कमांड के एरिया में हो चुका है, और जो हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस जो पिक्चर होती है वो बहुत ही बिना किसी बाधा के आर्मी और भारतीय वायुसेना में पूरी तरह से एक दूसरे को हम दिखा सकते हैं। हमारी RPA की जो पिक्चर है, जो आर्मी की हो या एयरफोर्स की हो, वो भी हम बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ज्वाइंटमैनशिप में भारतीय वायुसेना ने काफ़ी पहले जो पहल ली थी वो काफ़ी सटीक है और अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। दूसरा, आत्मनिर्भरता का जो नारा प्रधानमंत्री जी ने बताया, इस पे करीब 5-6 साल से बहुत काम हुआ है। और अगर आप भारतीय वायुसेना की बात करते हैं तो हमारे करीब बहुत से रडार पूरी तरह से भारत में बने हुए हैं। अगले 2 साल में 6 बहुत ही हाई पावर रडार हमारे आएंगे, वो भी पूरी तरह से भारत में निर्मित हैं। उनकी रेंज करीब 600-700 किलोमीटर की रेंज है। इसके साथ ही जो हमारे मिसाइल सिस्टम है, सरफेस टू एयर ग्राउंड वेपन्स, वो भी भारत में निर्मित हैं। और सबसे बड़ा कदम जो आत्मनिर्भरता का है वो है तेजस, जो हम सब का, पूरे भारत का तेज है। वो तेजस जहाज जो है वो पूरी तरह से भारत में निर्मित है, और अभी 2 स्क्वाड्रन में हमारे पूरी तरह से ऑपरेशनल हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारे आत्मनिर्भर तेजस ने भाग लिया, और आने वाले समय में लगभग 300 से ज़्यादा ये जहाज हमारी भारतीय वायुसेना में होंगे। और अगले दशक में तेजस और सुपर 30, वो अपग्रेड ऑफ Su-30, और साथ ही रफाल, ये तीनों हमारी भारतीय वायुसेना को काफ़ी सक्षम और सुदृढ़ और सुरक्षा प्रदान करेंगे भारतीय सिक्योरिटी के लिए। और इनोवेशन में भारतीय वायुसेना ने काफ़ी काम किया है। हमारी रेगुलर इंटरेक्शन होती है इंडस्ट्री के साथ। एयरफोर्स ने पिछले 1-2 साल में हर बड़े शहर में इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन का प्रोग्राम बनाया है। जैसे पूना में किया, गुवाहाटी में किया, हैदराबाद में किया, दिल्ली में किया। तो जिसमें कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा देने के लिए उनको हम बुलाते हैं, हमारे एयरफोर्स बेस पे ले जाके हम उनको हमारा सारा इक्विपमेंट दिखाते हैं और उनको बताते हैं कि हमें क्या चाहिए। और इसके साथ ही उनकी हैंड होल्डिंग भी करते हैं, ताकि जो इंडस्ट्री की प्रोग्रेस है, एंड खासकर से MSME की, उसको बहुत बढ़ावा मिला है। मैं अगर आपको एक उदाहरण दूं तो जो बाबा मेहर कंपटीशन एक हुआ था, जिसमें कि ड्रोन, करीब 2017-18 की ये पहल है। पहली बार भारत में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, और जिसमें कि भारतीय वायुसेना ने लीड लेके करीब 100 MSME के साथ इंटरेक्शन किया, एक कंपटीशन कराया, और उसमें जो सबसे बढ़िया जिन्होंने काम किया और इनोवेशन किया, R&D किया, उनको करीब 200 करोड़ का ऑर्डर भी मिला। तो ये एक अच्छी पहल थी, और मुझे ऐसा लगता है कि उस पहल के कारण आज जो ड्रोन इंडस्ट्री है हमारी, वो कई हजार करोड़ क्रॉस कर चुकी है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ से ऊपर जाने वाली है। तो इनोवेशन में भी हमारी R&D सेंटर हैं, BRDs हैं, हम इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और हमें जो भी चाहिए वो हमारा एक डायरेक्टरेट ऑफ DAD है वायु भवन में,
उनके साथ इंडस्ट्री कभी भी इंटरेक्ट कर सकती है, उनकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो जय का जो नारा है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, ये बहुत ही सही समय है इसको पुश करने के लिए, और भारतीय वायुसेना इसमें पूरी तरह से लगी हुई है। सर एक सवाल अभी क्योंकि मिग 21 लड़ाकू विमान फेज आउट हो रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? और आपने जैसे बताया कि उसका रिप्लेसमेंट हमारा जो LC है वो होगा, आपकी क्या यादें जुड़ी हैं मिग 21? मिग 21 एक बहुत ही बढ़िया जहाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार मीडिया में इसके बारे में थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट जरूर आई है, लेकिन अधिकतर लोग जो है, मैं खुद मिग 21 पे मेरी फ्लाइंग शुरू हुई और मैं समझता हूं कि उस समय का ये सबसे बढ़िया लड़ाकू विमान था। इसने हमारी भारतीय वायुसेना को और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत कुछ दिया है, और अब थोड़ा पुराना है तो सही समय आ गया है उसको अलविदा कहने का। और ये एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम भारतीय वायुसेना करेगी कल 26 को, जो कि एक फेयरवेल टू इंडियन सर्विस टू इंडियन एयरफोर्स विल बी डन बाय दैट, एंड हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो भी उसमें फ्लाई करेंगे, और माननीय रक्षा मंत्री उस प्रोग्राम का उसमें सम्मिलित होंगे। और मिग 21 ने बहुत अच्छी सेवा दी है भारतीय वायुसेना की, और बड़ा अच्छा काम किया है उसने। जो 65 के दशक में 1965 में 1971 में जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय है, और मेरी जो यादें जुड़े बहुत ही बढ़िया यादें हैं, और मुझे तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल फाइटर एयरक्राफ्ट लगता है अपने समय का। एक आखिरी सवाल, हम देख रहे हैं कि भारतीय वायुसेना में जो वुमेन एम्पावरमेंट है, चाहे फाइटर पायलट की बात करें, अब अग्निवीर के तौर पर भी महिलाएं आ रही हैं, उसको कैसे आप देखते हैं? किस तरह से महिलाओं की भूमिका भारतीय वायुसेना में बढ़ रही है? भारतीय वायुसेना में महिलाओं की भूमिका जो 1990 के बाद जो शुरू हुई है, वो निरंतर प्रोग्रेस पे है और बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि भारतीय वायुसेना में अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो सबसे ज़्यादा महिला सशक्तिकरण हुआ है। हर ब्रांच में, चाहे वो फाइटर्स की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, हेलीकॉप्टर्स हो, लॉजिस्टिक्स हो, अकाउंट्स हो, एजुकेशन, एडम, फाइटर कंट्रोलर्स, हर ब्रांच में महिलाओं का योगदान रहा है और उनकी उपस्थिति है। आपको याद होगा बालाकोट के बाद हमारी एक महिला फाइटर कंट्रोलर थी, उनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड भी मिला था कि उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया था उस ऑपरेशन में। और अभी जो महिलाएं अग्निवीर के तौर पे आ रही हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया है। हाल ही में CCC में जब माननीय रक्षा मंत्री जी के साथ जो इंटरेक्शन हुई थी, उसमें भी हमारी ईस्टर्न एयर कमांड की एक अग्निवीर वुमन मुस्कान, जो अकाउंट्स ब्रांच से हैं, वो आई थी और उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है अपनी कैपेबिलिटी में। और एयरफोर्स का ये हमेशा प्रयास रहा है कि महिला सशक्तिकरण में आगे रहें और उनको बढ़ावा दें, और कंधे से कंधा मिलाकर वो काम करती हैं। कोई भी जेंडर बायस नहीं है, कोई भी दिक्कतें नहीं है। हमारा पूरा एनवायरनमेंट जो है वो अभी पूरी तरह से सक्षम है महिलाओं को इंडक्ट करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए। बहुत धन्यवाद। एयर मार्शल सूरज सिंह का कहना है कि भारतीय वायुसेना चाहे सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या आत्मनिर्भरता, दोनों मोर्चों पर लगातार आगे बढ़ रही है। मंजीत नेगी, मुंबई, आज तक।